हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं लीव रूल्स का सेट 5 एंड इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 30 बेयर फैक्ट्स अबाउट द लीव रूल्स एंड आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट योर टेस्ट जिस सेट नंबर 5 जो कि इन्हीं 30 बेयर फैक्ट्स पर बेस्ड होगा। ओके, सो मेरे साथ साथ इन सारे फैक्ट्स को लर्न भी करते चलना। लेट अस स्टार्ट। तो भाई फैक्ट नंबर 1, कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। सीसीएस लीव रूल्स के अंदर जो कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस होते हैं उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, उसको वो डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं आपको सीसीएस लीव रूल्स के अंदर जो कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस है उसकी डेफिनेशन भी साथ में दिखा देती हूँ। उसका ये मतलब होता है कि भाई चाहे बंदा ड्यूटी पे हो, चाहे बंदा लीव पर हो, और लीव जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी हो सकती है, वो सब मिला मिलू के जो भी पीरियड बनेगा दैट इज कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। बेसिकली यहाँ पे फैक्ट बस आपको इतना याद रखना है कि भाई कंटिन्यूअस सर्विस कौन सी डेट से कौन सी डेट तक रही किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, जिसके अंदर ड्यूटी का पीरियड भी है, जिसके अंदर उसने ईओएल भी ली होगी, जिसके अंदर उसने ईएल भी ली होगी, और कोई लीव भी ले सकता है और फिर वो ड्यूटी पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये सर्विस चलती जा रही है। सो कंप्लीटेड ईयर सर्विस के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। फैक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि ड्यूटी, लीव और लीव के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी अगर हो तो उसको भी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में मानेंगे। ठीक है, बिकॉज ईओएल का मतलब रिजाइन देना थोड़ी होता है, भाई सर्विस में तो रहेगा ही ना बंदा अगर लीव पर भी गया है तो भी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। कई बार एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि पहचानो कि सही स्टेटमेंट क्या है, और वो स्टेटमेंट उन्होंने ये दे दी, लीव कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, कैन बी लगा के दे दिया। तो यू मस्ट नो कि भाई वो स्टेटमेंट जो है गलत होगी। ठीक है, बिकॉज लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। और जब चाहे तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर कोई एक्सीजेंसी ऑफ वर्क है या फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्क है तो उस लीव को रिफ्यूज भी किया जा सकता है या फिर रिवोक भी किया जा सकता है। रिफ्यूज मीन्स कि ग्रांट होने से पहले ही रिफ्यूज कर दी, कि किसी ने 4 डेज की लीव अप्लाई करी और वो लीव जो है सपोज 21 सितंबर से चालू होने वाली थी, ठीक है, तो उससे पहले ही रिफ्यूज कर दी तो ये रिफ्यूज हो गई। या फिर कोई बंदा 21 सितंबर से सपोज 26 सितंबर तक छुट्टी पर है, बट बीच में 24 सितंबर को कुछ ऐसा जरूरी काम आ गया कि उनको बुलाना पड़ गया, तो दैट मीन्स लीव जो है वो रिवोक हो गई। ठीक है, एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो छुट्टी को ऑल्टर भी कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे इनकम्प्लीट है ये सेंटेंस, आप ये कह सकते हो, मतलब एज अ थंब रूल ऑफ कोर्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो लीव को ऑल्टर कर सकते हैं, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लीव अप्लाइड को ऑल्टर कर सकती है। अगला देखो, अ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, दिस गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्चुअली गजेटेड, और इनको अगर मेडिकल ग्राउंड्स पर लीव चाहिए, यानी आप इनको मेडिकल लीव बोल सकते हो, है ना, मेडिकल ग्राउंड पर अगर इनको लीव चाहिए तो भाई उनको क्या सबमिट करना होगा टू प्रूव कि भाई हाँ मेडिकल ग्राउंड है। तो ही विल हैव टू सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ डॉक्टर इन सीजीएचएस डिस्पेंसरी। सीजीएचएस बेनिफिशियरी उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई सीजीएचएस बेनिफिशियरी है वो, तो भाई सीजीएचएस बेनिफिशियरी है तो सीजीएचएस डिस्पेंसरी का इशू किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट उनको जमा करना होगा। ऑल्दो दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जैसे आपके आरएमएल हो गया, सफदरजंग हो गया, उनका भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो चल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर जस्ट वो एक स्पेशली बात बताना चाह रहे हैं कि भाई सीजीएचएस बेनिफिशियरी जो है वो सीजीएचएस डिस्पेंसरी का इश्यू किया हुआ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकती है। ठीक है, एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव इज डेबिटेड टू द लीव अकाउंट एज हाफ पे लीव टू सच एक्सटेंड दैट लीव इज ड्यू। दिस फैक्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगेन मैं रिवीजन करा देती हूँ इसका कि अगर सपोज कोई पर्सन 10 दिन की छुट्टी पे गया था, 21 सितंबर से 30 सितंबर तक कोई बंदा छुट्टी पे गया, बट बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट सर्कमस्टांसेस ही कुड नॉट ज्वाइन, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इन दैट केस इसके आगे के सपोज वो 15 डेज तक ज्वाइन नहीं कर पाए, तो ये जो 15 डेज हैं ये उनके हाफ पे लीव में से डेबिट होंगे। जितनी भी उनपे हाफ पे लीव होगी, सपोज उनका लीव अकाउंट एक अलग से बना लेते हैं
कि इनके पास हाफ पे लीव उसके अंदर 10 है, 10 एचपीएल। तो भाई इस 15 में से 10 दिन तो हाफ पे लीव लगेगी। फिर उसके बाद अगले 5 डेज रह गए, तो पता है आपको भाई 5 डेज पे कौन सी लीव कटेगी अब आगे? तो नेक्स्ट 5 डेज के लिए होगी फिर ईओएल। तो पहले हाफ पे लीव जितनी भी उनके पास बची होगी उसको कट करेंगे, एंड देन उसके बाद बाकी के बचे हुए दिन भी अगर रह गए तो देन ईओएल विल बी सैंक्शनड। ठीक, उसको ईओएल से कवर करेंगे बेसिकली। फैक्ट 5 देखो, खुद पढ़ो, आपको आधा ये फैक्ट, लेकिन ये लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है कि आपको लग रहा होगा कि क्या फैक्ट है पता नहीं। एडवांस क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव इज मेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, है ना। एक सिंपल सी बात बताने के लिए उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड यूज कर लिए यहाँ पर। फाइन, तो इसलिए ये फैक्ट्स पढ़ने भी जरूरी हैं, सिर्फ मेरा समझाना काफी नहीं है, आप पढ़ना भी खुद सही इन फैक्ट्स को सारे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई एक साल के अंदर हाफ पे लीव कितनी बार क्रेडिट होती है, तो भाई 2 बार क्रेडिट होती है, इतनी सिंपल सी बात कह रहे हैं वो। बस यहाँ पर उसको आप लैंग्वेज को इस तरीके से देखोगे कि एडवांस क्रेडिट, यानी कि एचपीएल भी एडवांस में ही क्रेडिट की जाती है फॉर द सर्विस जो कि वो आगे प्रोवाइड करने वाले गवर्नमेंट को। यानी कि 1 जनवरी, कोई सा भी ईयर ले लेते हैं, सपोज 2015, इसमें 10 एचपीएल किसी पर्सन के लीव अकाउंट के अंदर क्रेडिट की गई, ठीक है, तो इसको एडवांस क्रेडिट बोलते हैं। दिस इज एडवांस क्रेडिट, क्योंकि ये आगे आने वाले जो 6 महीने या 30 जून तक उनके लिए क्रेडिट की गई है ये, ठीक है, उसमें अवेल करने के लिए क्रेडिट की गई है। सो एडवांस क्रेडिट हो गया, एंड दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि जनवरी में की जाती है, एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई को की जाती है। ठीक है, फिर से 10 एचपीएल इनके लीव अकाउंट में जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो, अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव। पहली बात तो हमने पहले सेट में ये बात पढ़ी थी कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पर गए हैं तो वो लीव के टाइम पर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, है ना भाई। लीव पर गए हैं वो, तो लीव के टाइम पे ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कुछ एम्प्लॉयमेंट पकड़ लिया, सो दिस इज नॉट अलाउड। बट अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पर गए हैं, ठीक है, तो इन दैट केस वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो ऑर्डिनरीली एक थंब रूल है ये कि एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, उसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं, उस कंडीशन पे अभी हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हम इतना ही फोकस करेंगे कि भाई लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट जो होती है, उस टाइम पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो विद परमिशन एम्प्लॉयमेंट जो है वो टेकअप कर सकते हैं। बट अदरवाइज और कोई सी भी लीव है कि सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपनी सर्विस के अंदर बीच में 1 साल के लिए छुट्टी पे चला गया, तो ऐसा नहीं कि भाई वो 1 साल के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट दूसरा पार्ट टाइम कर ले, तो दिस इज नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। कम्यूटेड लीव अवेल्ड फॉर स्टडी पर्पसेस इज डेबिटेड टू हाफ पे लीव अकाउंट। इस बारे में हम बात कर चुके हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको, कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का लीव अकाउंट उसके अंदर एचपीएल है, सपोज 50 एचपीएल है। अब मैंने कहा था वो एचपीएल को किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, या तो वो 50 हाफ पे लीव सैलरी यानी 50% ऑफ सैलरी वाली लीव्स ले लें, ठीक है, 50 लीव ले और उन 50 दिन के लिए उनको 50% ऑफ द सैलरी मिलेगी, या फिर वो 25 लीव्स ले लें। कैसी लीव होंगी वो 25 कम्यूटेड लीव्स होंगी, ठीक है, 2 एचपीएल मिलके एक कम्यूटेड लीव बन जाती है, तो वो 25 कम्यूटेड लीव होंगी। बट वो कम्यूट कराने की परमिशन कब कब मिलती है, या तो आपकी लीव जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट से बैक्ड हो, ठीक है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट से लीव ले रहे हो, या फिर आप कोई अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए भी एचपीएल को कम्यूट किया जा सकता है, और वो ये फैक्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज अवेल्ड कम्यूटेड लीव does not return to duty due to voluntary retirement, the difference between leave salary for commuted leave and half pay leave is irrecoverable। भाई एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने कम्यूटेड लीव ली और उसके बाद उन्होंने ड्यूटी ही ज्वाइन नहीं करी, ड्यूटी नॉट ज्वाइंट, क्योंकि उन्होंने वीआरएस ही ले लिया, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, उन्होंने वीआरएस ले लिया, कम्यूटेड लीव ली, सपोज उनके एचपीएल के अकाउंट में, लीव अकाउंट में उनके पास 60 एचपीएल थी, उन्होंने वो कम्यूट करा ली,
ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट पे या जिस मर्जी पे, और 30 कम्यूटेड लीव ले ली, एचपीएल 60 एचपीएल के बदले 30 कम्यूटेड लीव ले ली, बट उन्होंने ड्यूटी नहीं ज्वाइन करी, तो भाई इन दैट केस ये जो कम्यूटेड लीव पर इनको फुल सैलरी मिली होगी, और अगर ये एचपीएल लेते तो इनको हाफ सैलरी मिलती। अब क्योंकि इन्होंने ड्यूटी नहीं ज्वाइन करी, तो भाई उनकी सैलरी से एचपीएल और कम्यूटेड लीव का जो डिफरेंस है वो रिकवरेबल होगा। ठीक है, यानी 50% ऑफ द सैलरी और ईएल पर जो फुल सैलरी मिलती है, इन दोनों का डिफरेंस रिकवरेबल होगा। ओके, लीव नॉट ड्यू इज एडमिसिबल व्हेन हाफ पे लीव इज नॉट अवेलेबल एट एम्प्लॉयज क्रेडिट। आई होप कि आप लीव नॉट ड्यू अब कुछ कुछ समझ गए होंगे कि भाई लीव नॉट ड्यू का एचपीएल से क्या रिलेशन है। लीव नॉट ड्यू इज एडमिसिबल, लीव नॉट ड्यू एडमिसिबल रहती है जब हाफ पे लीव अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉय के क्रेडिट पर। एम्प्लॉय के क्रेडिट पे मतलब कि एम्प्लॉय का जो लीव अकाउंट है उसके अंदर एचपीएल हो गई है 0। इसका मतलब हुआ कि एम्प्लॉय के क्रेडिट में हाफ पे लीव नहीं है। ठीक है, तो अब वो लीव नॉट ड्यू ले सकता है। तो लीव नॉट ड्यू सिर्फ तभी ली जा सकती है जब एचपीएल 0 हो जाए। ओके, तो एचपीएल के बदले वो लीव नॉट ड्यू ले लेगा क्योंकि एचपीएल 0 रखी है, और लीव नॉट ड्यू उसकी आगे क्रेडिट होने वाली एचपीएल में से डिडक्ट होती जाएगी। ठीक है, सपोज किसी ने 40 लीव नॉट ड्यू ले ली, तो भाई आपको पता है कि हर हाफ ईयर में 10 एचपीएल क्रेडिट हो जाती है। तो 10 एचपीएल क्रेडिट हुई, यहाँ पर इनकी लीव नॉट ड्यू जो वो 30 रह गई। फिर जुलाई में फिर से 10 एचपीएल क्रेडिट हुई, फिर ये 20 रह गई। ठीक है, ऐसे अगले जनवरी में फिर 10 और मिल जाएंगी, और फिर अगली 10 और, तो यानी लीव नॉट ड्यू का बैलेंस उनका बराबर हो जाएगा जैसे जैसे वो एचपीएल अपने अकाउंट में क्रेडिट होती जाएगी। फैक्ट 10, भाई टेम्परेरी एम्प्लॉय है कोई, ही इज नॉट परमानेंट येट, ही इज अ टेम्परेरी एम्प्लॉय। पहले हम फैक्ट पढ़ेंगे ताकि यू बिकम फेमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ द फैक्ट। टेम्परेरी एम्प्लॉय विद मोर देन 1 ईयर ऑफ सर्विस, इनको सर्विस में 1 साल से ज्यादा हो गया। क्या इनको लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है? क्या टेम्परेरी एम्प्लॉय को लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है? तो यस, आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू द टेम्परेरी एम्प्लॉय in case of serious personal illness such as chronic disease including cancer। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको पढ़ के कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं ये। टेम्परेरी एम्प्लॉय को 1 साल की सर्विस से ज्यादा हो गया, तो क्या उनको लीव नॉट ड्यू दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। कौन से ग्राउंड पे? सीरियस पर्सनल इलनेस के ग्राउंड पे, या फिर जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज उनको हो गई हो जैसे कि कैंसर। ओके, इसी तरीके से ना इसको ब्रेक कर करके पढ़ा करो, और जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इसी तरीके से आपने सेंटेंसेस को ब्रेक कर करके पढ़ना है ताकि गलती का कोई स्कोप ही ना रहे। नेक्स्ट है आपका एन एम्प्लॉय हु रिजाइंस आफ्टर availing leave not due without earning sufficient HPL credit is required to refund the leave salary। देखो अभी पीछे हमने पढ़ा कि किसी की लीव अकाउंट के अंदर एचपीएल जो है वो 0 हो गई है। ठीक है, फिर उसने लीव नॉट ड्यू ले ली, 50 लीव नॉट ड्यू। ओके, अब ये 50 लीव नॉट ड्यू जो है वो 2.5 साल में रिकवर हो पाएगी, क्योंकि हर आधे साल में उनको 10 एचपीएल मिलेगी, तो उस 10 एचपीएल में से ये एडजस्ट होती जाएगी। बट उसने 2.5 साल के बदले सपोज 2 साल के अंदर ही रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर 2 years ही रिजाइंड, तो 2 साल के अंदर इनकी 40 लीव नॉट ड्यू तो एडजस्ट हो जाएंगी, बाकी बची 10। अब ये 10 जो है वो एडजस्ट हो नहीं पाई, जो कि अगले हाफ ईयर में एडजस्ट होती, पर उन्होंने रिजाइन ही कर दिया। तो भाई ये जो 10 दिन की इनको हाफ पे लीव सैलरी मिली होगी, इन 10 डेज के लिए इनको 50% ऑफ द सैलरी मिली होगी। ठीक है, पूरे 50 दिन के लिए जो उन्होंने लीव नॉट ड्यू दी है, लीव नॉट ड्यू क्योंकि एचपीएल अकाउंट में से जाती है, तो भाई लीव नॉट ड्यू पर 50% ऑफ द सैलरी मिलती है। ठीक है, तो आखिरी के जो 10 दिन
बच गए जो कि उनके लीव अकाउंट से एडजस्ट नहीं हो पाए, उसके लिए इनको 50% ऑफ सैलरी मिली होगी। तो ये सैलरी इनको जो 10 दिन के लिए मिली थी, ये इनको रिफंड करनी पड़ेगी। ठीक है? अब हम फैक्ट पढ़ेंगे एक बारी। एक एम्प्लॉय जो कि रिजाइन कर देता है आफ्टर अवेलिंग लीव नॉट ड्यू विदाउट अर्निंग सफिशिएंट एचपीएल क्रेडिट, एचपीएल क्रेडिट को बिना अर्न किए लीव नॉट ड्यू पर अवेल कर फिर रिजाइन कर देता है, देन दैट एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू रिफंड द लीव सैलरी। ओके, अब देखो नेक्स्ट फैक्ट है, रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव नॉट ड्यू में बी वेव्ड, वेव्ड मतलब माफ कर दिया जाए। ठीक है, माफ कर दिया गया इन केसेस ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। ब्रेक करके पढ़ पा रहे हो आप? रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव नॉट ड्यू, जो बात हमने अभी पीछे की कि कोई पर्सन ने लीव नॉट ड्यू ली और उतनी उसने अर्न नहीं करी और रिजाइन कर दिया, तो भाई जितने अर्न नहीं करी थी उसने, उसकी लीव सैलरी उनको रिफंड करनी पड़ी, है ना? तो ये जो रिफंड है, इसको माफ कर दिया जाता है कौन से केसेस में? इसको वेव कर दिया जाता है कौन से केसेस में? कंपल्सरी रिटायरमेंट के केसेस में। तो यानी कि इस पर्सन ने लीव नॉट ड्यू ली, जितनी भी लीव नॉट ड्यू ली उसको अर्न तो नहीं कर पाए और उस बीच ही उनको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया। कंपल्सरी रिटायर का क्या मतलब हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करी एज अंडर एफआर 56। एफआर 56 जो है वो रिटायरमेंट से रिलेटेड है, अभी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस आप इतना ध्यान रखो कि भाई एफआर 56 के अंडर, इस रूल के अंडर गवर्नमेंट ने उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिव्यू करी और उस परफॉर्मेंस के अंदर पाया कि भाई ही इज नॉट फिट फॉर रिज्यूमिंग द ड्यूटी, कि भाई वो वी विल कंपल्सरीली रिटायर हिम, इनको कंपल्सरी रिटायर करने का डिसीजन लिया। तो भाई ये तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया ना कल कंपल्सरी रिटायरमेंट का, वो अपनी मर्जी से तो नहीं गए, तो इसलिए उस समय उनको रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं है अगर एडिशनल कुछ उनके पास लीव नॉट ड्यू की वजह से लीव सैलरी आ गई तो। ठीक है, बट रिजाइन तो बंदे ने अपनी मर्जी से किया ना, तो इसलिए लीव सैलरी वहां पर रिफंड करनी पड़ेगी, इस डिफरेंस वाली। ठीक है, कंपल्सरी रिटायर में लीव नॉट ड्यू वाली जो सैलरी है, अगर वो रह जाए तो वेव ऑफ कर दी जाती है। ठीक, एन अप्रेंटिस ग्रांटेड लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, अब हम यहीं से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ताकि आपको भी हैबिट हो इसी तरीके से पढ़ने की। एन अप्रेंटिस, ये अप्रेंटिस, इसको लीव ग्रांट हुई ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ही रिसीव्स लीव सैलरी एज एडमिसिबल इन द केस ऑफ हाफ पे लीव, यानी कि इनको जो लीव मेडिकल सर्टिफिकेट पर मिली उसके अंदर इनको हाफ पे लीव वाली ही लीव सैलरी मिलेगी। इसका मतलब अप्रेंटिस के लिए एचपीएल जो है वो कॉम्यूट नहीं होगी, ये कह रहे हैं ये। ठीक है, कॉम्यूट नहीं होगी ये। नेक्स्ट फैक्ट, persons re-employed in a subordinate office are governed by CCS leave rules 1972। इस फैक्ट से हम एक टेक अवे लेंगे बस, कि भाई अगर पर्सन री एम्प्लॉय होता है किसी ऑफिस में, हम सबॉर्डिनेट को भूल जाते हैं, सबॉर्डिनेट यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए लगाया हुआ है कि भाई नॉर्मल ऑफिस भी हो सकता है, वो सबॉर्डिनेट ऑफिस भी हो सकता है, वो अटैच्ड ऑफिस भी हो सकता है, कोई सा भी ऑफिस हो सकता है। बेसिकली फोकस यहाँ पे क्या करना है, पर्सन री एम्प्लॉयड। कई बार एमसीक्यूज के अंदर भी इस तरीके की चीजें एडिशनल डाल दी जाती हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि अच्छा ऑफिस ने लिखा सबॉर्डिनेट ऑफिस लिखा है, तो क्या सबॉर्डिनेट ऑफिस के लिए कुछ अलग रूल होएगा? तो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज सेम थिंग। फाइन, सो पर्सन अगर री एम्प्लॉय भी हो जाते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो वो सीसीएस लीव रूल से ही गवर्न रहेंगे। फाइन, नेक्स्ट है, अब देखो कैश इक्विवेलेंट ऑफ अर्न लीव ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट चाहे जो मर्जी हो, अगेन वही बात है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है चाहे नॉर्मल रिटायरमेंट है, नॉर्मल रिटायरमेंट को सुपर एनुएशन बोलते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो भाई रिटायरमेंट के टाइम पे जब अर्न लीव को एनकैश किया जाता है और उसके बदले कैश दिया जाता है, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अर्न लीव जब दिया जाता है, तो हाउ इज इट कैलकुलेटेड? क्या सिर्फ उसमें बेसिक पे ली जाती है
या उसमें डीए भी लिया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो भाई डीए भी लिया जाता है और बेसिक पे तो ली ही जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उस समय डीए सपोज अगर किसी की बेसिक पे 50,000 है, ठीक है, और डीए चल रहा है 50%, तो भाई बेसिक का 50% डीए मिलेगा ना, यानी 25,000 और। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इसके अंदर बेसिक पे भी ली जाएगी और डियरनेस अलाउंस भी लिया जाएगा टू कैलकुलेट द एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। सिमिलरली हाफ पे लीव के अंदर भी कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए बेसिक पे प्लस डीए लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक सुपर एनुएशन वर्ड आ गया, वही जो मैं पीछे बता रही थी कि जब नॉर्मल रिटायर होते हैं, नॉर्मल रिटायर मतलब कोई पर्सन नॉर्मली 60 ईयर्स का होके जैसे रिटायर होते हैं, ठीक है, जैसा बेसिक मीनिंग है, विच इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सपोज किसी का बर्थडे दे दिया आपको एंड देन यू हैव बीन टोल्ड कि इनकी सुपर एनुएशन की डेट बताओ, तो मतलब रिटायरमेंट की डेट बताओगे कि वो 60 ईयर्स कब कंप्लीट करेंगे, और उस मंथ के लास्ट डे पर उनकी सुपर एनुएशन होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। कॉम्प्यूटेशन ऑफ हाफ पे लीव फॉर एनकैशमेंट पर्पसेस इज नॉट परमिसिबल। हाफ पे लीव का कॉम्प्यूटेशन एनकैशमेंट पर्पस के लिए परमिसिबल नहीं है। फाइन। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई पर्सन जब रिटायर होने वाले हैं तो उनके लीव अकाउंट में 250 ईएल है और 200 एचपीएल है। अब मैंने ये बताया था कि रिटायरमेंट के टाइम पे जब एनकैशमेंट करते हैं लीव का, कि लीव के बदले उनको सैलरी मिल जाती है उतनी ही, तो उसमें मैक्सिमम 300 लीव्स को इनकैश कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई 300 के लिए 250 ईएल तो है ही इनके पास, और उस ये जो लीव्स एनकैश होती हैं इसमें सिर्फ ईएल और एचपीएल ही हो सकती हैं भाई, उसके अंदर आप सीएल नहीं ऐड कर सकते या और कोई लीव नहीं ऐड कर सकते। फाइन। सो 250 तो ईएल हो गई। अब भाई इसको 300 तक तो वो कर सकते हैं, तो 300 में से उनके पास 200 जो है वो एचपीएल भी है, तो बाकी की 50 एचपीएल लिख देंगे। ठीक है, इसके हिसाब से सैलरी निकालेंगे उनकी कि कितनी बनेगी। तो भाई आपको पता होगा ईएल पे तो फुल सैलरी मिलती है, तो इसकी तो फुल काउंट होएगी, और एचपीएल पे हाफ मिलती है तो इस पे हाफ काउंट होएगी। अब भाई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर बोले कि भाई मेरे पास तो इतनी सारी एचपीएल है, तो आप एचपीएल यहाँ पे 100 ले लो, ताकि 100 से मेरे को फुल सैलरी मिल जाए। ठीक है, 100 की 50 बना लो, कॉम्यूट कर दो, 100 एचपीएल मेरी यहाँ पर कॉम्यूट कर दो, और 100 को कॉम्यूट करके 50 कर दो ताकि मुझे फुल सैलरी मिल जाए। तो एज पर दिस फैक्ट दिस थिंग इज नॉट परमिसिबल, भाई ये परमिट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब जिस पर्सन के पास उनके लीव अकाउंट में 300 ईएल है और 200 एचपीएल है, तो इनका जो लीव एनकैशमेंट होगा, इनको जो कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी मिलेगा ऑन द एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लीव एनकैशमेंट होगा, इनको ज्यादा अमाउंट मिलेगा और इनको कम अमाउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको 50 दिन की आधी सैलरी के हिसाब से एनकैशमेंट मिल रहा है। गॉट इट? आई थिंक अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट मैंने पहले ही बता दिया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को टर्मिनेट किया, तो टर्मिनेशन के टाइम पर क्या उनको एनकैशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हाँ भाई, एनकैशमेंट तो मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने लीव जो है वो अर्न की होंगी कुछ अपने टेन्योर में, तो उनको अपनी लीव्स का एनकैशमेंट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 300 डेज, जो कि सबके लिए सेम है। फॉर अ री एम्प्लॉयड पेंशनर, लीव सैलरी इज बेस्ड ऑन पे प्लस डीए। तो भाई ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया। ठीक है, यही लीव सैलरी, हम उसी लीव सैलरी की बात कर रहे हैं जो कि एनकैशमेंट पर मिलती है और रिटायरमेंट पर एनकैश होकर मिलती है। तो भाई उसमें तो हमने पहले पढ़ लिया कि पे प्लस डीए मिलेगा ही। ओके, ठीक है, एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उनका री एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा ना, तो भाई रिटायरमेंट के टाइम पे तो उनको लीव सैलरी दी जाएगी।
तो बिना किसी से एडजस्ट किए, विदाउट द एडजस्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन इक्विवेलेंट टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बेसिकली बस वो इस फैक्ट के अंदर इतना ही बताना चाह रहे हैं कि री एम्प्लॉयड पेंशनर, तो यानी कि पेंशनर कोई बंदा कब बनता है, जब वो बंदा रिटायर हुआ होगा। तो जब वो रिटायर हुए होंगे तब उनको लीव सैलरी वही पे प्लस डीए पर ही मिलेगी, जैसे बाकी सबको मिलती है। अब भाई आपका नेक्स्ट फैक्ट है कि एक टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि इनवैलिडेट हो गया सर्विस से, यानी कि अब वो सर्विस नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास उसने कोई डिसेबिलिटी एक्वायर कर ली। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर इनवैलिडेट हो जाता है तो उसका क्या मतलब है कि भाई उन्होंने कोई डिसेबिलिटी एक्वायर कर ली, या फिर उनको कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसकी वजह से अब वो सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दिस पर्सन इज इनवैलिडेटेड नाउ फ्रॉम सर्विस। तो क्या उनको एनकैशमेंट मिलेगा? तो यस, उनको एनकैशमेंट तो मिलेगा ही, वो 300 डेज तक का मैक्सिमम। बट अगर वो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या तब भी मिलेगा? तो यस, तब भी मिलेगा, और ईएल कम पड़ रही होगी तो एचपीएल भी जोड़ सकते हैं उसके अंदर। सो दैट इज व्हाट दिस फैक्ट इज। नेक्स्ट फैक्ट है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है, तो भाई उनकी जो लीव सैलरी होगी, लीव सैलरी, वही लीव एनकैशमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनको जो लीव एनकैशमेंट मिलेगा वो भाई उनके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट के बाद जो पैसा है, चाहे पेंशन का है चाहे कोई भी पैसा है, इसके अंदर ईएल एनकैशमेंट का पैसा भी आ गया, तो वो जो मनी है वो उनके फैमिली मेंबर्स को ही मिलता है। ठीक है, और फैमिली मेंबर्स में कभी भी कभी मेजर ब्रदर इंक्लूडेड नहीं होता। पहली बात तो मेजर जो चिल्ड्रन है जनरली वो भी इंक्लूड नहीं होते। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या मेजर ब्रदर को पेबल होगा कि नहीं होगा? तो नहीं भाई, वो मेजर ब्रदर को पेबल नहीं होगा, बिकॉज कि फैमिली की डेफिनेशन के अंदर मेजर ब्रदर कभी भी नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गए, अ गवर्नमेंट सर्वेंट कंपल्सरीली रिटायर्ड एज अ पेनल्टी इज एलिजिबल फॉर एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कंपल्सरी रिटायरमेंट मिलता है वो दो तरीके से मिल सकता है। या तो सीसीएस सीसीए रूल के अंडर कोई पेनल्टी लगी हो, ठीक है, यानी कि इन्होंने कुछ तो मिसकंडक्ट किया है, ऐसा मिसकंडक्ट किया है कि गवर्नमेंट ने समझा कि भाई इनको नौकरी से हटा देना चाहिए, और नौकरी से हटाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई कंपल्सरी रिटायरमेंट की। तो ये तो है पेनल्टी जो कि मिसकंडक्ट के बाद होती है। ठीक है, और दूसरा कंपल्सरी रिटायरमेंट फंडामेंटल रूल 56, जिसकी बात अभी पहले भी कर रहे थे हम, फंडामेंटल रूल 56 के अंडर भी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस रिव्यू करके उनको कंपल्सरी रिटायर कर देती है। बट दिस इज नॉट अ पेनल्टी, ये एक प्रोसीजर है। तो क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको कि कंपल्सरीली रिटायर किया गया है एज अ पेनल्टी, यानी पेनल्टी वाले जो गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ, इज ही एलिजिबल फॉर एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव? तो यस, ही इज एलिजिबल फॉर एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। उनके ऊपर पेनल्टी लगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनकी लीव एनकैश नहीं की जाएगी जो उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में अर्न करी है। ठीक है, उन्होंने सर्विस में जो भी अर्न करी है, बिकॉज सर्विस तो दी है ना उन्होंने, और सर्विस के बदले गवर्नमेंट ने उनको छुट्टियां दे रही है। सर्विस के बदले ना कहकर उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्विस के टाइम पीरियड के अंदर गवर्नमेंट उनको छुट्टियां दे रही है और उन्होंने वो छुट्टियां बचा के रखी है, तो भाई हाँ वो एनकैश करा सकते हैं चाहे उनके ऊपर पेनल्टी कोई भी लगी हो। नेक्स्ट फैक्ट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेके, कि जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है टू whom powers to grant leave have been delegated, वो अथॉरिटी जिनको पावर दी गई है लीव ग्रांट करने की, वो ही अथॉरिटी लीव एनकैशमेंट को सैंक्शन कर सकती है। वेरी सिंपल, कि भाई कोई सपोज एमटीएस है, उनकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी सपोज एचओडी है। ठीक है, एचओडी इज सपोज डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर को पावर है किसी पर्सन की लीव सैंक्शन करने की, तो डायरेक्टर ही एनकैशमेंट भी सैंक्शन कर सकते हैं। ओके, लीव सैलरी ड्यूरिंग लीव नॉट ड्यू कितनी रहेगी भाई? लीव नॉट ड्यू किस में से क्रेडिट डेबिट होती है? एचपीएल में से। ठीक है, और एचपीएल पे कितनी सैलरी मिलती है? 50%।
तो लीव नॉट ड्यू पे भी कितनी सैलरी मिलेगी? हाफ द अमाउंट ऑफ पे एडमिसिबल ड्यूरिंग अर्न लीव। अर्न लीव से आधी सैलरी और अर्न लीव पे फुल सैलरी मिलती है। ये बात तो हम कर ही चुके। प्रायर टू 31/12/2015 यानी कि 6th पे कमीशन जो कि आया था 1/1/2016। 6 नहीं भाई, 7th आया था। आई होप आपने करेक्ट कर दिया हो मेरे को। एनीवे 7th पे कमीशन जो कि 1/1/2016 से लागू हुआ था, उससे पहले एडवांस लीव सैलरी जो थी वो ड्रॉ की जा सकती थी। ठीक है, अप टू 1 मंथ पे एंड अलाउंसेस विद यूजुअल डिडक्शन। तो ऑल्दो अब तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है, बट अगर पिछले में से कुछ क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट नो दिस कि भाई एडवांस लीव सैलरी का कॉन्सेप्ट 7th सीपीसी में पहली बात तो खत्म कर दिया गया, यानी 7th सीपीसी से पहले ये कॉन्सेप्ट था। और उस कॉन्सेप्ट के अंदर 1 मंथ पे एंड अलाउंसेस मिल सकते थे एज एडवांस लीव सैलरी विद यूजुअल डिडक्शन। जो भी यूजुअल डिडक्शन है उनको घटाने के बाद। यूजुअल डिडक्शन में क्या आ सकता है भाई? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? जैसे आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है या फिर किसी का जीपीएस डीपीएफ डिडक्ट हो रहा है, तो वो सब यूजुअल डिडक्शन हो गए। अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन चाइल्ड एडॉप्शन लीव। एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट बनाते हैं हम, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, इन्होंने लीव ली चाइल्ड एडॉप्शन लीव। शी इज एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन द लीव। थोड़ा स्लो पढ़ते हैं, चलो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। दिस फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी equal to the leave salary equal to pay drawn before पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। यानी जिस दिन से ये लीव पर गई है उस दिन से पहले इनकी जो सैलरी थी उसी सैलरी के हिसाब से इनको उस लीव पर सैलरी मिलेगी। ठीक है, और बीच में अगर उनका इंक्रीमेंट डे फॉल करता है, मैंने बताया था इंक्रीमेंट 2 दिन लगता है साल में, मतलब साल में 2 बारी 2 डेट्स है जिसपे इंक्रीमेंट लग सकते हैं, या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को। साल में इंक्रीमेंट एक ही लगेगा, बट वो जनवरी में भी लग सकता है या जुलाई में भी लग सकता है। ठीक है, तो अगर इनकी लीव के बीच में कोई इंक्रीमेंट फॉल कर रहा है एंड शी हैज नॉट ज्वाइंट, तो वो इंक्रीमेंट इनका ड्यू रहेगा, जब ये ज्वाइन करेगी इंक्रीमेंट तभी लगेगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द कंप्लीट लीव, उनकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लीव है, सपोज 4 महीने की लीव है, या फिर हम यहाँ पे चाइल्ड अडॉप्शन लीव की बात कर रहे हैं, तो वही वो 180 डेज की लीव है। ठीक है, तो इस 180 डेज पर उनको कौन सी लीव सैलरी मिलेगी? जो भी उन्होंने छुट्टी पे जाने से पहले ड्रॉ कर रही थी वही लीव सैलरी उनको मिलेगी। फाइन। चाइल्ड केयर लीव जो है वो भाई कितने बच्चों को मिलती है, कौन से बच्चों को मिलती है, ये बात कर चुके हैं कि भाई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के जो 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन है उनके रेस्पेक्ट में चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। यानी कि किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के अगर 3 चिल्ड्रन हैं और उसमें से 2 18+ हो चुके हैं, तो भाई दैट फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर सीसीएल, क्योंकि एल्डेस्ट टू सर्वाइविंग चाइल्ड के लिए सीसीएल मिलती है। चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल फॉर चिल्ड्रन हु आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। ये बात हमने करी ली कि भाई 18+ हो जाएगा जब चाइल्ड, तो तब चाइल्ड केयर लीव नहीं ले सकते हैं जो भी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। 18 साल से 18 ईयर से कम है अगर किसी की एज, उनके बच्चों की एज, देन शी कैन अवेल चाइल्ड केयर लीव। सो सेकंड लास्ट फैक्ट, फॉर अ चाइल्ड विद 40% और मोर डिसेबिलिटी, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो चाइल्ड है वो 40% से ज्यादा डिसेबल है, ही इज अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी, ये इज अ डिसेबल्ड चाइल्ड, तो भाई इन दैट केस उस गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए चाइल्ड केयर लीव के अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। यानी वो बच्चा चाहे 18 साल से प्लस भी हो गया तब भी उसकी जो मदर है वो चाइल्ड केयर लीव ले सकती है उसकी देखरेख के लिए। इजी। चाइल्ड केयर लीव क्यों ली जाती है? चाइल्ड केयर लीव जो है वो बच्चों की नीड्स के लिए ली जाती है, उनके एग्जामिनेशन के लिए ली जा सकती है, उनकी इलनेस के लिए ली जा सकती है। तो ये तो बिल्कुल ही जनरल सी बात है एंड आई थिंक यू मस्ट नो दिस। सो फाइनली आपके 30 फैक्ट्स जो है वो खत्म हो गए इस वीडियो के साथ, एंड नाउ यू मस्ट बी एबल टू अटेम्प्ट द सेट 5
ऑफ लीव रूल्स, जिसके अंदर इन्हीं 30 फैक्ट्स पर बेस्ड 30 क्वेश्चंस होंगे। एंड आई होप कि आप उसमें से 30 आउट ऑफ 30 लेकर आओगे ना? से यस। ओके, सो आई कैन ऑल्सो रिव्यू योर रिजल्ट्स। तो लेट मी सी कि भाई कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया 30 आउट ऑफ 30, और कितनों का एक आध क्वेश्चन कम भी रह गया। सो अगर आपके 30 में से एक भी नंबर कुछ भी कम होता है, तो आप एक बार उस क्वेश्चन को रिव्यू जरूर करना। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा देखना कि मैंने फैक्ट में क्या बताया था, आपने कहाँ पर गलती की, क्या आपने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी, या एनीथिंग लाइक दैट। Okay, you must review your mistakes also to improve further. Okay, so we will meet in the next video, and thank you for watching. Just crack it.